अगर आपको कोई ये कह दे कि फिजिकल स्टेट सेम कर दी हमने, फिजिकल स्टेट सेम, तो अगर कोई ये बोल दे, लेट्स से आई हैव ए गैस N2 एंड आई हैव NO2, दोनों के लिए मोल्स भी बराबर है फॉर द सेम मोल। अगर कोई बोले कौन से गैस में एंट्रोपी ज्यादा है, अब मैं एक वर्ड यूज करूंगा, मोलर एंट्रोपी, यानी कि एंट्रोपी इन द वन मोल सब्सटेंस। तो किसी गैस में जितने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतनी ज्यादा एंट्रोपी होगी। इसको कैसे कंपेयर करते हैं, जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर मोर नंबर ऑफ एटम्स है, यानी कि इट्स लाइक अ बिग सिस्टम। N2 स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक। NO2 ट्राई एटॉमिक है। तो डाई एटॉमिक से ट्राई एटॉमिक में मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हो गया, मतलब मेरा सिस्टम का साइज बड़ा हो गया। एंड यू नो एंट्रोपी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, so as the size of the molecule increases, size of the system increases, entropy will increase। लेकिन अब मैं इसको एक दूसरे तरीके से समझाऊंगा। आपको ये पता है कि एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में देयर आर 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड देयर इज नो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, सॉरी 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और अगर किसी मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी 2 है तो 3 टाइम्स 2 6 टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। अगर मैं NO2 की बात करूं, NO2 इज वी शेप्ड। अगर मैं इसकी बात करूं तो इट हैज 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 3 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और टोटल एटम्स इसमें यहां 3 है, तो 3 टाइम्स 3 9 इज टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये फ्रीडम याद करनी है कितनी कितनी है? नहीं, मैं अभी सिखाने लगा। चलो अरे पहले मैं गैसेस दिखाई स्टेट में देता है हूं तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम। वाइब्रेशन भी इंक्लूड करना है, बिल्कुल, वाइब्रेशन डिक्रीज करना है। वाइब्रेशन भी इंक्लूड की मैंने, और वाइब्रेशन इंक्लूड करके मैंने आपको बोला कि टोटल इतनी है। मैं एक बार समझाता हूं, क्योंकि मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको कभी इंट्रोड मतलब ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया। देखो, पहली बात तो ये कि फिजिक्स के हिसाब से अगर किसी मॉलिक्यूल में n नंबर ऑफ एटम्स किसी मॉलिक्यूल में n नंबर ऑफ एटम, लाइक NO2 में 3 एटम, तो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी ऑलवेज 3n, यानी कि 3 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। तो अगर कोई मुझे कह देना कि NO2 में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ, तो मैंने 9 बोल दिया, 3 और टोटल एटम्स है 3। यहां एटॉमिसिटी 2 थी, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, अब एक बात बताओ, जैसे मान लो मैं एक मोनो एटॉमिक पार्टिकल की बात करता हूं, सिंगल एटॉमिक लाइक हीलियम, तो हीलियम में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? अगर मैं एक आई हैव हीलियम के n नंबर ऑफ एटम्स, 3n। इफ आई हैव n नंबर ऑफ एटम 3n, क्योंकि हर एक हीलियम के एटम के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3। 3 into n is the number of total number of atom in one molecule. So helium is monoatomic. तो अगर कोई मुझे कह दे कि हीलियम के एक एटम में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर 1 एटम ऑफ हीलियम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3, यानी कि 3 into 1 लगा दिया 3। एंड इफ यू हैव n नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम, तो अब टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम बन गई 3 टाइम्स n। मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर हीलियम के 2 एटम है ना,
तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझाने का तरीका क्या है? अगर कोई मुझे ये कह दे कि मैं किसी मॉलिक्यूल की टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं, टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब है उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी पॉसिबल तरीके का मोशन हो सकता है, हर मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो भी काइनेटिक एनर्जी का टर्म है उन सबका एडिशन कर दो, दैट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल ट्रांसलेटरी मोशन कर सकता है तो ट्रांसलेटरी मोशन में आप उसके लिए उसकी काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv² बताते हैं। अगर कोई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कर रहा है, कोई रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर सकता है, तो रोटेशनल मोशन के कारण उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी स्टोर होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो वो भी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वो भी उसके टोटल काइनेटिक एनर्जी का हिस्सा है। अब मान लो बच्चों अगर कोई मॉलिक्यूल है लाइक NO2 वी शेप, अगर ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर रहा, ऐसे नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा है, नो, NO2 का लीनियर ना होगा सर? NO2 लीनियर ना? NO2 लीनियर होगा, लोन पेयर है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक सेंटर के अराउंड AB2 with 1 unpaired electron। Oh yes sir, It's a sorry V sorry shape। sir, sorry, yes sir, sorry। ऐसे करेगा यार, मेरे को शर्म आने लग जाती है। तो अगर मैं NO2 मॉलिक्यूल की बात करूं कि अगर ये यहाँ पे सपोज ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर सकता, ना ये घूम सकता, सपोज मैंने कुछ ऐसा कर दिया, इट्स नॉट अलाउड टू परफॉर्म रोटेशनल मोशन, इट्स नॉट अलाउड टू परफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन, बट वन मोशन स्टिल इट कैन परफॉर्म, वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन का मतलब क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है ना, दिस बॉन्ड इज लाइक अ स्प्रिंग। तो अगर मान लो यहाँ ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन, मैंने स्प्रिंग दबा दिया, जैसे स्प्रिंग दबा के छोड़ा, ये स्प्रिंग ऐसे हिलेगा। इसी तरीके से ये बॉन्ड, ये भी एक स्प्रिंग है, तो इसको दबा के मैंने छोड़ दिया। तो अब जब ये इमेजिन करो नाइट्रोजन के अराउंड ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है और ये कभी इस सिचुएशन में है, यानी कि सपोज आपने स्प्रिंग को दबा दिया और इसे छोड़ दिया और ये किसी इंस्टेंट पे वाइब्रेट कर रहा है ऐसे, इसी तरह ये भी किसी इंस्टेंट पे दब जाएगा, खुलेगा। तो वाइब्रेशनल मोशन के कारण भी इसके अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो सकती है। सो 3 काइंड ऑफ द मोशन इज पॉसिबल: ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन एंड वाइब्रेशनल मोशन। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी के अंदर मैंने अगर 3 टर्म्स इंक्लूड कर दी, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशन, प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन, प्लस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशन। तो जब तक आपका कोई सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में होता है ना, सॉलिड फॉर्म में मटेरियल वाइब्रेशनल मोशन ही अकेला कर सकता है, ये दोनों नहीं कर सकता, क्योंकि एटम्स आर फ्री। सॉलिड के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल जिस भी पोजीशन पे क्रिस्टल लैटिस के अंदर पैक्ड है, इट कैन ओनली वाइब्रेट, दे कैनॉट रोटेट, दे कैनॉट परफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन। जैसे मैं उस सब्सटेंस को सॉलिड से मेल्ट करके लिक्विड बनाता हूं, तो मैंने उसको टेम्परेचर दिया, हीट दी, तो अब उसके लिए एक नई विंडो भी खुल जाएगी। लेकिन जब मैं उसके लिए गैस फेज में बात करूंगा, ऑल टाइप ऑफ मोशन विल बी अलाउड। इसलिए जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर हर तरीके का मोशन करने की पॉसिबिलिटी हो, तब हम कहते हैं कि उसके अंदर एंट्रोपी मैक्सिमाइज है। लाइक द सब्सटेंस कैन परफॉर्म एवरी काइंड ऑफ द मोशन, तो वो अपने आप को अनऑर्गेनाइज बड़े तरीकों से कर सकता है। अगर वो सिर्फ अपने आप को, अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए सिर्फ एक तरह का मोशन कर सके। क्योंकि एक बात बताओ, जब ये स्प्रिंग मैंने कंप्रेस किया, छोड़ा, स्प्रिंग अपनी एनर्जी डिस्पर्स कर रहा है ना, लूज कर रहा है ना, और जब स्प्रिंग वाइब्रेट करके अपनी एनर्जी लूज कर रहा है,
तो उसके पास एनर्जी को लूज करने का एक तरीका था वाइब्रेशन। लेकिन जब उसको कोई बोले कि तू रोटेट भी कर सकता है, वाइब्रेट भी कर सकता है, रोटेट भी कर सकता है, तो अब वो बोलेगा कि मैं सराउंडिंग के साथ एनर्जी को एक्सचेंज अब मोर देन वन वेज से कर सकता हूं। और ये जो नंबर ऑफ द वेज बाय विच मॉलिक्यूल कैन एक्सचेंज एनर्जी, दैट इज बेसिकली एंट्रोपी। सो जब कोई मॉलिक्यूल गैस होता है तो वो ट्रांसलेशनल मोशन भी कर सकता है, रोटेशनल मोशन भी करेगा, वाइब्रेशनल मोशन भी करेगा। Substance can exchange its energy with the surrounding in many more number of ways, and this basically number of the ways by which a substance can exchange, यानी कि it can lose or gain energy with the surrounding is entropy change. अगर किसी में अगर हम कह रहे हैं ना कि सॉलिड में एटम्स ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कर सकता, रोटेशनल मोशन नहीं कर सकता, सिर्फ वो वाइब्रेट कर सकता है। वाइब्रेशन का ना बॉन्ड स्ट्रेच बॉन्ड कंप्रेस, बॉन्ड स्ट्रेच बॉन्ड कंप्रेस। तो मैं कहूंगा कि सॉलिड के पास सिर्फ एक ही तरीका है अपनी एनर्जी को डिसिपेट करने का, वाइब्रेशनल मोशन। तो उसके लिए मैंने बोल दिया कि इसके पास एंट्रोपी कम है, इट हैज ओनली वन काइंड ऑफ द वाइब्रेशनल मोशन अलाउड। अगर उसे लिक्विड मॉलिक्यूल में मैं चला जाऊं जहां वो रोटेट भी कर पाए, थोड़ा बहुत ट्रांसलेट भी कर ले, थोड़ा बहुत वाइब्रेशन तो हर वक्त कर सकता है, तो मैं कहूंगा लिक्विड मॉलिक्यूल के पास अपनी एनर्जी को स्प्रेड करना, एनर्जी को डिसिपेट करने के तरीके बढ़ गए, जिसको मैंने दूसरे अंदाज में बोल दिया, इट कैन मोर रैंडमाइज इटसेल्फ। क्योंकि जब कोई चीज रोटेट करेगी, खुद देखना, कुछ मॉलिक्यूल रोटेट कर रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट करें, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट करें, कुछ मॉलिक्यूल वाइब्रेट करें, तो मुझे डिफरेंट मॉलिक्यूल डिफरेंट ओरिएंटेशन में दिखने की पॉसिबिलिटी आएगी। मेरे लिए वो सिस्टम मोर अनऑर्गेनाइज हो गया। जब मैं गैस फॉर्म में चला गया तो वही सब्सटेंस के कुछ मॉलिक्यूल रोटेट भी कर रहे हैं, कुछ ट्रांसलेट भी कर रहे हैं, कुछ ट्रांसलेट करते करते रोटेट भी कर रहे हैं, मतलब घूम भी रहे हैं और मूव भी कर रहे हैं, लीनियर मोशन भी हो रहा है। तो मैं कहूंगा कि गैस हैज मोर एंट्रोपी बिकॉज इट हैज मोर काइंड ऑफ द मोशन स्टोर इन इट। एक्चुअल में बोलूंगा कि गैस के मॉलिक्यूल के पास मोर नंबर ऑफ द वेज टू एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग। तो गैस हैज मोर एंट्रोपी देन लिक्विड देन सॉलिड। नाउ कमिंग बैक टू एक मोनो एटॉमिक एटम। मान लो अगर मैं एक मोनो एटॉमिक एटम की बात करूं, ये देखो एक मोनो एटॉमिक एटम है। अगर ये मोनो एटॉमिक एटम को मैं बोलूं ना कि ये कितनी तरह का ट्रांसलेशन मोशन कर सकता है, ट्रांसलेशन मोशन मैं कहूंगा 3 तरीके से। ये एक्स एक्सिस पे मूव कर सकता है, वाई एक्सिस पे मूव कर सकता है, जेड एक्सिस पे मूव कर सकता है। यानी कि इसकी जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है फॉर मोनो एटॉमिक एटम, अगर कोई कह दे इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो जब आप इसको हाफ mv स्क्वायर लिखते हो तो आप वेलोसिटी वेक्टर के लिए ऐसे लिखते हो ना, इट इज बेसिकली vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। तो अगर आप उसकी काइनेटिक एनर्जी को, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को कितने कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर रहे हो, 3, तो 3 कंपोनेंट्स विल बी कॉल्ड एज 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैं कहूंगा कि अब उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में तीनों तरह के काइनेटिक एनर्जी टर्म इंक्लूडेड है। यानी कि इट कैन परफॉर्म द मोशन इन द एक्स एक्सिस, इन द वाई एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस, या यूं कह लूं द पार्टिकल कैन परफॉर्म ट्रांसलेटिंग मोशन इन स्पेस, और स्पेस में उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, वेलोसिटी के तीनों कंपोनेंट चाहिए। So every monoatomic, diatomic, polyatomic, non-linear, linear, every kind of the molecule will have always 3 translational degree of freedom.
3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब 3 टर्म्स मिलके ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में कंट्रीब्यूट करेंगे. इज दिस पॉइंट क्लियर? यस सर. Yes, sir. 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है कि 3 Yes, sir. टर्म्स, देयर आर 3 टर्म्स विच विल कंट्रीब्यूट इन दिस. अगर अब कोई मुझे ये कह दे कि इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो मैं कहूंगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए जब आपने हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखा, विच आई शुड राइट एट आई एक्स ओमेगा स्क्वायर प्लस आई वाई ओमेगा स्क्वायर प्लस आई जेड ओमेगा स्क्वायर. तो अब अगर मैं मोनो एटॉमिक एटम के सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान लूं, तो अगर आप इसे किसी भी एक्सिस पे रोटेट करोगे तो मेरे लिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आएगा. क्योंकि ये आप मेरे से ज्यादा जानते हो फिजिक्स में कि जब मोनोएटॉमिक पार्टिकल को अगर मैं किसी भी एक्सिस पे ऐसे रोटेट कर रहा हूं, मैं कहूंगा उसकी ओरिएंटेशन ही नहीं चेंज हो रही, ये तो स्पिन कर रहा है बस. क्योंकि उसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जिसके लिए आई इज बेसिकली 2/5 mr स्क्वायर लाइक ए स्फेरिकल पार्टिकल, तो मैं कहूंगा इसके लिए ये आर टर्म नेग्लिजिबल है. पता लगा मैंने आर टर्म नेग्लिजिबल क्यों बोला? Yes, sir. ये एटम बहुत कम होता है. Yes, sir. उसके बाद स्क्वायर भी है. क्योंकि एक ये पॉइंट मास है और उसका स्क्वायर कर दो तो और भी छोटा है. क्योंकि जब ये पार्टिकल को मैं बीइंग अ केमिस्ट्री पर्सन, मैं फिजिक्स में इतना नहीं जानता सेंटर ऑफ मास को, अगर मैं इसमें से किसी भी एक्सिस के राउंड अगर मैं इसे रोटेट करूंगा, एक लेमैन को मैं समझाऊंगा कि ये रोटेशन नहीं हो रहा, इसमें इसकी ओरिएंटेशन बदलती नहीं दिखती. अगर ये ऐसे मूव करता, इसका मेरे को ओरिएंटेशन बदलता दिखता हर पॉइंट पे. अभी तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो मैं बोलूंगा कि इसके लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 0 है, क्योंकि इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया टर्म ही गायब होगी. बिकॉज इसका रेडियस इज सो स्मॉल और स्क्वायर करने से तो वो और भी छोटा नंबर. अब अगर कोई मुझे ये कह दे इट हैज 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, 0 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर कोई मुझे ये बोले इसमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, मैं कहूंगा वो भी पॉसिबल नहीं. क्योंकि वाइब्रेशन आएगी तभी जब कम से कम कोई एक बॉन्ड तो हो, बॉन्ड को स्ट्रेच किया और ये स्प्रिंग वाइब्रेट करे, बॉन्ड को कंप्रेस किया, स्प्रिंग की तरह वाइब्रेशन कंप्रेशन हो. So monoatomic atom has only 3 degree of freedom corresponding to translational motion. पर मोनोएटॉमिक एटम में ना रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है. तो मैं कह दूंगा मोनोएटॉमिक एटम के लिए 3 तरीके हैं मोशन करने, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, हाफ एम वी जेड स्क्वायर. इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, sir. ओके. वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी वाला पॉइंट अभी समझ. वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी तभी आएगा जब किसी एटम के अंदर कुछ बॉन्ड्स हो, क्योंकि एवरी बॉन्ड इज ट्रीटेड लाइक अ स्प्रिंग. द मोमेंट अगर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस कर दूं, इसे एक्सपेंड स्ट्रेच कर दूं, तो सोचो ये स्प्रिंग कंप्रेशन एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो वो उस मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल मोशन में काउंट किए जाते हैं. पर उसके लिए कम से कम बॉन्ड तो हो. मोनोएटॉमिक एटम में तो कोई बॉन्ड ही नहीं, वो तो सिंगल एटम है, हीलियम, नियॉन, आर्गन. अब अगर कोई कह दे कि भाई डाई एटॉमिक एटम की बात करते हैं, हाँ हाँ सर, तो ये फिर हम रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे? 0. There is no rotation degree of freedom. It नहीं, has no rotational kinetic energy. अगर डाई एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक हो तो आ रहा हूं उस पे, ठंड रख. ये सिर्फ मोनोएटॉमिक का केस देखा है. मोनोएटॉमिक का केस क्लियर है कि देयर आर टोटल ओनली 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम. यस सर. तो अगर एक एटम में 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, तो इफ यू हैव n नंबर ऑफ एटम ऑफ हीलियम, you have total 3n degree of freedom in all the n number of atoms of helium. अब अगर कोई ये कह दे कि एक डाई एटॉमिक का केस ले लें,
for diatomic molecule, let's say like O2. अब मैं O2 को पहले पॉइंट मास मान रहा हूं, पूरे मॉलिक्यूल को इट्स लाइक ए पॉइंट मास. तो इसमें अगर कोई मुझे ये कह दे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, वो तो आएगा 3 हमेशा ही, क्योंकि एवरी पॉइंट मास की जो टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², दैट इज बेसिकली सम ऑफ द 3 वेलोसिटी वेक्टर कंपोनेंट्स. There are 3 terms. It can perform translatory motion along the x-axis, along the y-axis, along the z-axis. So it will have 3 kind of the degrees of freedom for translational motion. अब अगर कोई कह दे कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें, which is half I omega square, तो जिसमें मैं बोल दूंगा हाफ ओमेगा स्क्वायर इंटू IX स्क्वायर प्लस IY स्क्वायर प्लस IZ स्क्वायर. अब एक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल को सपोज मैं इसके सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन बना के प्लॉट कर रहा हूं. दिस इज से एक्स एक्सिस, दिस इज से वाई एक्सिस, दिस इज से जेड एक्सिस. सर आई का स्क्वायर किसमें ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रही. हाँ, अभी उसने ये पूछा ना शायद इसको जीरो कैसे बोला. जब तक रोटेशनल मोशन के दौरान मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन ही नहीं चेंज हुआ, वो रोटेशनल मोशन में कंट्रीब्यूट कैसे करेगा. अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई ये बोले कि इसी के बॉन्ड एक्सिस को, जिस डायरेक्शन में इसका बॉन्ड है, इसी को मैंने एक्स एक्सिस मान लिया और कोई कह दे कि इसके अराउंड रोटेट करूं, तो क्या इसके अराउंड रोटेशन, क्या ओरिएंटेशन बदलेगा मॉलिक्यूल का? इट इज रोटेटिंग लाइक दिस. नो सर. नो. तो मैं ये कह सकता हूं कि इस एक्सिस के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया, क्योंकि जब आप इसे रोटेट करोगे तो वो मॉलिक्यूल एटम की पोजीशन तो चेंज होती दिख ही नहीं रही. तो मैं कह दूंगा कि इस एक्सिस के अलोंग, यानी कि जो एक्सिस इसका मॉलिक्यूलर एक्सिस है या बॉन्ड एक्सिस है, उसके अराउंड भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म हो गया. प्लीज अपने पीछे वॉइस कंट्रोल कर लो कोई. लेकिन अगर मैं इसका रोटेशन, इसी मॉलिक्यूल का रोटेशन इसकी परपेंडिकुलर एक्सिस पे देखो, इस एक्सिस पे, अब ये रोटेट ऐसे कर सकता है परपेंडिकुलर एक्सिस पे. अब मैं कहूंगा कि इस एक्सिस के अराउंड इसका रोटेशन, इसकी ओरिएंटेशन बदल सकता है. तो अब ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आई वाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से अलोंग वाई एक्सिस, दिस इज से वाई एक्सिस, अब ये रोटेट अगर करेगा तो ये मुझे इधर आता दिखेगा, ये मुझे इधर आता दिखेगा, इनकी ओरिएंटेशन चेंज हो. तो मैं कह दूंगा कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया around some axis which is passing through the center of mass but perpendicular to it, that is not 0. But moment of inertia around the axis passing through the center of mass but not perpendicular to the center of mass, तब इसके लिए moment of inertia 0 है. लेकिन अगर मैं इसको z एक्सिस, इस परपेंडिकुलर एक्सिस पे घुमाऊं, तब भी तो ये घूमता दिखेगा ऐसे. तो इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में इसकी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम खत्म हो जाएगी, 2 टर्म्स बचेंगी. तो मैं कह दूंगा कि इट हैज 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. इट डजंट हैव 1 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. ला 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 ला. ठीक है, इज दिस पॉइंट क्लियर? आप मुझे एक बात बताओ, आपने रोटेशनल मोशन पढ़ लिया होगा, आप मुझे ये कैसे फिजिक्स के हिसाब से जस्टिफाई कर सकते हो कि इस एक्सिस के अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है? क्योंकि अगर मैं इसको सॉलिड पार्टिकल मान के चलूं, एक पॉइंट मास पूरा मान के चलूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास इसी एक्सिस पे लाई कर रहा है. क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन होगा? यस सर. नहीं, जब मैं वाई एक्सिस के अराउंड कर रहा था तब भी तो वो सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस पे लाई कर रहा है. यस सर. लेकिन सर डिस्टेंस पे है सर, उससे थोड़ा दूर है.
सर कुछ डिस्टेंस भी होगा नहीं ना सर, अगर आप सर वो रेडियस होगा, मास का- रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा है। मास का डिस्ट्रीब्यूशन सर उस एक्सिस पे रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा है, ओके, क्योंकि यहाँ रेडियस ऑफ गायरेशन जो होगा वो उस पॉइंट मास का रेडियस खुद का ही होगा, विच इज नेग्लिजिबल। लेकिन अब जब आप परपेंडिकुलर एक्सिस पे देखोगे तो उसका रेडियस ऑफ गायरेशन थोड़ा ज्यादा हो गया। यही कहना चाह रहे हो शायद, उस स्टूडेंट ने यही बोला, राइट? सर एक्सिस Yes, से sir. जब डिस्टेंस पे नहीं रहेगा तब तक कुछ इनर्शिया उसमें नहीं हो सकता। क्या क्या क्या? अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी बस। परपेंडिकुलर एक डिस्टेंस मिनट, कोई एक जना वो थ्योरम वाला भाई साहब बताना क्या कह रहे हो? सर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी सर। अच्छा ओके ठीक है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और दूसरा बंदा क्या कह रहा था? सर जो मूव कर रहा है सर एक्स एक्सिस के द्वारा ही सर मूव करते जा रहा है सर। अब वो जो ऊपर जो बाई बताए उसके द्वारा मूव नहीं करेगा सर, वो परपेंडिकुलर है। ये जो कौन मूव नहीं करेगा सर? ये बाई वाला, बाई ये नीचे बाई एक्सिस के राउंड जब मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ तो मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन बदलती दिख रही है सर। लेकिन एक्स मैं इतना समझ पाया। हाँ लेकिन सर क्या एक्स नहीं एक्सिस में होगा तो एक्स एक्सिस में सर उसी के थ्रू सर मूव कर रहा है। यस एक्स सर। एक्सिस के थ्रू रोटेट करेंगे तो उसकी ओरिएंटेशन नहीं बदलेगी। ये सर तो बात बिल्कुल ठीक परपेंडिकुलर है। डिस्टेंस 0 हो जाएगा। यस सर। अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो, अब ये भाई साहब कौन है? दिव्यांशु। नो सर, ये Okay. कोई तो चलो ठीक है, अल्टीमेटली बेसिकली मुझे आपको ये चीज बतानी थी क्यों रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक खत्म हो जाती है। अब अगर कोई आपको ये कह दे कि इसमें टोटल रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है 2, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3, तो अभी तक टोटल अगर मैं काउंट करूं हमने कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम देखी? 5। सो फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल देयर आर टोटल 2 + 3 5 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम अभी तक जो हमने देखी। अब ओटो के अंदर अगर एक डबल बॉन्ड ले लो तो ये एक ही बॉन्ड है ना। अगर ये इसके अंदर एक ही बॉन्ड है तो ओनली इट हैज वन टाइप ऑफ वाइब्रेशनल मोशन, स्ट्रेच करना, एक्सपेंड करना, एक ही बॉन्ड है। तो मैं बोलूंगा इट हैज ओनली वन पॉसिबिलिटी दैट इट कैन परफॉर्म वन काइंड ऑफ वाइब्रेशनल मोशन। तो इसके लिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बन गई मेरे पास 1। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ चुकी है अब? 6। अब मुझे ये बताओ, अगर O2 के अंदर 2 एटम थे, किसी मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो अगर मैं उसको 3 टाइम्स कर दूं तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है। तो यहां से हम एक जनरल एक्सप्रेशन बना देते कि जब भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर n नंबर ऑफ एटम्स होंगे ना, n नंबर ऑफ एटम्स, तो उसमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n होगी। एक मॉलिक्यूल में अगर n नंबर ऑफ एटम है तो उस एक मॉलिक्यूल की टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 3 टाइम्स n। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो अच्छा, अब मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि अगर आपको डाई एटॉमिक का केस समझ में आ गया हो तो लीनियर मॉलिक्यूल भी तो किसी तरह इसी तरह का होगा, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। जहां मैं अगर कार्बन पर सेंटर ऑफ मास देख लूं तो ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है पर इट्स ए लीनियर, तो इसका भी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसी के अराउंड, अपने एक्सिस के अराउंड 0 हो जाएगा। इसलिए जो केस डाई एटॉमिक का है, सेम केस लीनियर पॉली एटॉमिक का है, क्योंकि लीनियर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल विल जस्ट परफॉर्म एवरी काइंड ऑफ द सेम मोशन लाइक द डाई एटॉमिक। बट अगर यहां पे मैं नॉन लीनियर मॉलिक्यूल ले लूं, सर अगर वाइब्रेशनल हुआ तो? किसमें? यहां पर। हाँ, अब वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालोगे? अच्छा ये बताओ। 2 होना चाहिए। सर यहाँ पे तो 2 होगा ना वाइब्रेशन वेट फ्रीडम। सुनो 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 सुनो, 3 ट्रांसलेशनल है, 2 रोटेशनल है, ठीक है? यस सर। यस सर। तो 5 तो आपने टोटल ट्रांसलेशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल ली। अब कोई आपसे पूछे कि CO2 के एक मॉलिक्यूल में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ कितनी आएगी? 9। तो अगर कोई आपसे पूछे बताओ इसमें कितनी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम? 4। इट्स नॉट ऑलवेज दैट कि नंबर ऑफ बॉन्ड जितने होंगे उतनी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। ये जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को काउंट किस तरीके से करते हैं, दैट इज लाइक ए कॉम्प्लेक्स मेथड।
उसको हमें नहीं सीखना, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि काउंट करनी अगर आ जाए, हाउ मेनी टोटल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। कार्बन डाइऑक्साइड हैज 4 काइंड ऑफ द वाइब्रेशनल मोशन, इट कैन परफॉर्म 4 टाइप्स ऑफ वाइब्रेशनल मोशन। कौन कौन से, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट इन डिटेल, क्योंकि इतना भी हम कहीं फिजिक्स में भी यूज नहीं करते, क्योंकि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तभी काउंट होती है जब कोई मॉलिक्यूल वेरी हाई टेम्परेचर पे, ऑलमोस्ट ये देखा गया कि जब किसी मॉलिक्यूल का टेम्परेचर 1000 केल्विन क्रॉस करता है तब उसमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव होती है, मतलब तब उसके अंदर वाइब्रेशनल मोशन आना शुरू हो जाता है। सर तब कोई और मॉलिक्यूल आ जाए तो फिर कैसे निकालेंगे? फिर हमेशा टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी माइनस ट्रांसलेशनल एंड रोटेशन, तो आपकी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। डिग्री ऑफ फॉर फ्रीडम एग्जाम्पल, नहीं डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसा कोई पूछता नहीं है, ये तो आज बात होगी एंट्रोपी की, तो मैं इसमें ले आया। अदरवाइज हमें इसको, मैंने शुरू से आपको अगर ध्यान हो तो मैंने पूरी इंटरनल एनर्जी पढ़ाते वक्त आपको कई बार F/2R करके फॉर्मूला दे दिया था, फिर F की वैल्यूज बता दी थी, 3 फॉर ट्रांसलेशन मोनो एटॉमिक, 5 फॉर डाई एटॉमिक, 6 फॉर नॉन लीनियर। पर आज एंट्रोपी की डिस्कशन करते वक्त ये चर्चा आ गई तो मैंने शुरू कर दी। अब मुझे ये बताओ, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल अगर हमारे पास, लाइक वाटर, टोटल वाटर, अब इसमें टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएंगी? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 3 times number of atoms in the molecule, which is 9. अब इसमें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है? 3। अब रोटेशन की बात करो, मान लो अगर मैं वाटर में ऑक्सीजन को सेंटर पे रख के एक वी शेप मॉलिक्यूल बना रहा हूं, अब मुझे ये बताओ, जब आप इसे एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करोगे तो क्या इसकी ओरिएंटेशन बदलती दिखेगी? यस सर। ये देखो, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, तो अब ये ऐसे मूव करेगा, तो अब इसकी पोजीशन ओरिएंटेशन बदलती दिखेगी। अगर ये वाई एक्सिस पे रोटेट करे, इस एक्सिस पे, अब ये ऐसे घूमता दिखेगा, ओरिएंटेशन चेंज हो रही है। अगर ये जेड एक्सिस पे रोटेट करे तो अब ये ऐसे घूमता दिखेगा, यानी कि अब इसके लिए तीनों टर्म्स के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाली टर्म अब नॉन जीरो, तो मैं कह दूंगा इट हैज हाउ मेनी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम? हाउ मेनी? 3 नाउ इट हैज 3 काइंड ऑफ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि अब आप ये कहोगे कि किसी भी एक्सिस के अराउंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉन जीरो। तो किसी भी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, चाहे वो ट्राई एटॉमिक हो, टेट्रा एटॉमिक हो, पॉली एटॉमिक हो, कैसा भी हो, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रांसलेशनल रोटेशनल 6। तो बताओ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी वाटर में? 3। अब आप फटाफट मुझे बताओ, मीथेन में मुझे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बताओ एक मॉलिक्यूल में। मीथेन की ज्योमेट्री कैसी है? 4 6। मीथेन की टोटल ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, नॉन लीनियर है, 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6। और मीथेन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं? मीथेन के एक मॉलिक्यूल में 5। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? साउंड में थोड़ी डिस्टर्बेंस। 15। 5 into 3, तो 5 into 3 15। 15 में से ट्रांसलेशनल रोटेशन माइनस कर दो, तो कितनी वाइब्रेशन? 9। बट अब ये देखो, जितना ज्यादा, अब जिस पर्पस के लिए मैं ये पढ़ा रहा था, अब आप एक बात बताओ, जब आप किसी O2 से, जो डाई एटॉमिक था, उससे ट्राई एटॉमिक में गए, ट्राई एटॉमिक से मीथेन में, टेट्रा एटॉमिक में गए, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो रही है? बढ़ रही है, घट रही है? बढ़ रही है ना। तो हम ये कहेंगे कि उस मॉलिक्यूल के अंदर जितनी ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, उतनी वैरायटी का वो मोशन कर सकता है, यानी कि उसके अंदर एक्सटेंट ऑफ फ्रीडम, एक्सटेंट द नंबर ऑफ वेज टू लूज इट्स एनर्जी और गेन इट्स एनर्जी इज इंक्रीजिंग एज द नंबर ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल इंक्रीज। इसलिए एंट्रोपी किसी डाई एटॉमिक से ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में बढ़ेगी,
ट्राई एटॉमिक से टेट्रा एटॉमिक में बढ़ेगी, टेट्रा एटॉमिक से पेंटा एटॉमिक में बढ़ेगी। तो अगर कोई आपसे ऐसा पूछ ले ज़ेनॉन F8 में क्या होगा वाइब्रेशन? पहली बात तो जब तक कोई मॉलिक्यूल सॉलिड फॉर्म में है तब तक उसमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी एक्टिव है। कोई गैस फेज में आएगा तभी उसके अंदर ये सारी टाइप ऑफ मोशन पॉसिबल होंगे। तो अब अगर कोई आपसे ऐसा कह दे N2 ओजोन SO2, let's say SO3, you have all this type of the gases, what will be the order of entropy? increasing. Increasing. अच्छा, P4 molecule, S8 molecule, who will have higher entropy? S8. 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 अगर आपको कोई कह दे H2, D2, T2 आइसोटोप्स में T2. T2 जिसका मास ज्यादा हो, in the isotopes as the atomic mass increases entropy increases. just अभी इंफॉर्मेटिव ही है ये। अब किसी रिएक्शन के दौरान आपसे कोई ये पूछ ले, लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी ने आपको ऐसे पूछा मीथेनॉल लिक्विड और मीथेनॉल वेपर किसमें एंट्रोपी ज्यादा होगी? लिक्विड वर्सेस वेपर। पेपर में गैस में। ओके, F2 Cl2 Br2 I2 क्या बोलोगे? I2 में सबसे ज्यादा होगी, I2 में सबसे ज्यादा Br2 फिर Cl2 F2। बिल्कुल ठीक। तो जैसे जैसे आप सेम, अगर एटॉमिसिटी सेम हो गई, प्रोवाइडेड यहां हम कंपैरिजन सबके बराबर मोल का कर रहे हैं, लाइक 1 मोल दिस 1 मोल दिस 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 2 मोल 2 मोल 2 मोल 2 मोल। So as you move down the group, atomic radius increases, size of the system is increasing, mass number is increasing, so entropy will increase. अगर कोई आपसे ऐसे पूछ ले, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसानी से इजीली पूछे भी जाते हैं, दे आर नॉट इग्नोरेबल क्वेश्चन। अगर कोई ऐसे पूछ ले कॉपर सल्फेट .5 वाटर वर्सेस FeSO4.7 वाटर, इसमें किसमें एंट्रोपी ज्यादा होगी? वाटर। FeSO4। क्यों? क्योंकि इसमें मोर नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मोर नंबर ऑफ, मतलब इस सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है। यहाँ 7 वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ 5 वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें एंट्रोपी ज्यादा होगी। जो सिस्टम को, जिस सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा ड्यूरिंग ए प्रोसेस, एंट्रोपी बढ़ेगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अब मैंने आपके सामने ऑप्शन दिए, सिल्वर पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस गिविंग यू AgCl सॉलिड, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड to ammonia gas plus HCl gas, 2 ammonia gas gives N2 gas plus 3 H2 gas। और हमें बताना है इस प्रोसेस में सिस्टम की ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। इनिशियल से फाइनल स्टेट में एंट्रोपी बढ़ी है या घटी है? तो यहां चेक करके देखो, एक्वस फॉर्म थी, अब सॉलिड फॉर्म घट गई, एंट्रोपी घट गई। तो मैं कह दूंगा फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा S इज लेस देन 0। फॉर दिस प्रोसेस सॉलिड से गैस बनना बढ़ गई है, एंट्रोपी बढ़ गई, एंट्रोपी चेंजेस पॉजिटिव। यहां भी गैस है, यहां भी गैस है, पर 2 मोल गैस से 4 मोल गैस बन गए, बढ़ गई, एंट्रोपी चेंजेस पॉजिटिव। बढ़ गई।
तो कभी भी आपको कोई केमिकल रिएक्शंस में पूछ लेना एंट्रोपिकली फेवरेबल रिएक्शन है या नहीं, तो अगर किसी सिस्टम में फिजिकल फॉर्म गैस से लिक्विड बन गया, लिक्विड से सॉलिड बन गया, एक्वस से सॉलिड बन गया, तो वहां एंट्रोपी घटेगी। सॉलिड से गैस बन गए, एंट्रोपिकली फेवरेबल प्रोसेस। गैस से गैस है पर यहां नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए सिस्टम में 4 मोल पहले 2 मोल, और एंट्रोपी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मोर नंबर ऑफ मोल्स मोर विल बी एंट्रोपी चेंज। थर्ड इक्वेशन में डेल्टा एस कैसे कंपेयर करेंगे आप कमल चाला का? मुझे सुना नहीं, 2 लोगों की आवाज मिक्स हो गई। थर्ड इक्वेशन में डेल्टा एस कैसे कंपेयर करेंगे, किसका ज्यादा है किसका कम है? एक्चुअली क्या होता है जब हम आइसोटोप्स की बात करते हैं ना, तो हम एटॉमिक मास को क्यों क्राइटेरिया बनाते हैं, क्योंकि यहां पर जो मास नंबर है ना वो डिसाइड करता है स्प्रिंग को खींचने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, और स्प्रिंग को खींचने के लिए जो एनर्जी है वो इस चीज पे डिपेंडेंट है कि यहाँ मास कितना रखा हुआ है। तो मैं ये कहूंगा वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल लेवल पे जाके डिफरेंस है यहाँ पे, कि आइसोटोप्स में जब आप मास देखते हो जिसका मास ज्यादा है उसके स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा स्टोर्ड है, ये कह सकता हूँ। बॉन्ड लेंथ से भी देख सकते हैं ना सर? बॉन्ड लेंथ से सर, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। बॉन्ड लेंथ से भी नहीं, बॉन्ड लेंथ इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि इनका बॉन्ड लेंथ को तो आप एटॉमिक रेडियस से कंपेयर करोगे और इनका रेडियस सेम। आइसोटोप्स के अंदर रेडियस का कोई डिफरेंस नहीं है। आइसोटोप्स की सारी प्रॉपर्टीज मास से देखी जाती है। इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे पहले, अगर कंपैरिजन करना हो तो? इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? जब एटॉमिसिटी भी सेम है, आइसोटोप्स है, नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है, तो आपने क्राइटेरिया मास नंबर को रखा। अब अगर यहां वाले एग्जांपल्स में सबसे पहले हमने एटॉमिसिटी को देखी क्राइटेरिया, एटॉमिसिटी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, एटॉमिसिटी इज द प्रायोरिटी, व्हेन एटॉमिसिटी इज सेम मास नंबर इज प्रायोरिटी। जैसे F2 Cl2 Br2 I2 था, तो वहां एटॉमिसिटी सबकी 2 थी पर हमने मास नंबर को प्रायोरिटी दी। वहां पर तो मैं ये कह भी सकता था फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से हाइड्रोजन में बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, लेकिन वहां पर यहां पर तो आप बॉन्ड लेंथ को रेडियस से देख ही नहीं सकते क्योंकि यहां पर तो सारे आइसोटोप्स हैं। तो बेसिकली जहां जहां फॉर द सेम एटॉमिसिटी मास नंबर बढ़ेगा, तो आप ऐसे समझ लोगे कि उस बॉन्ड में, उस स्प्रिंग में जितना मैं लोड भरूंगा तो मैं उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करूं। द मोमेंट आई विल स्ट्रेच इट और इसे करने दूं वाइब्रेशनल मोशन, इट विल ट्राई टू डिसिपेट इट्स एनर्जी टू द लार्जर एक्सटेंट, क्योंकि उसमें एनर्जी ज्यादा स्टोर्ड थी क्योंकि उसका मास ज्यादा था। राइट? आपने कोई स्प्रिंग कांस्टेंट वगैरह टर्म पढ़ी है कुछ? यस सर। यस सर। मुझे एक बात बताओ, फ्रीक्वेंसी मेरे को इतना याद नहीं पर मेरे को कुछ कुछ याद है, कुछ ऐसा होता था K/M। नहीं, M/K होता है। यस सर। M/K होता है। M/K टाइम पीरियड होता है। सही है सही है सर। सही होगा वहाँ पे टी M/K तो सर पहले वाला सही था। पहले वाला सही था। फर्स्ट वाला अच्छा रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। फ्रीक्वेंसी ऐसे? टाइम पीरियड का Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके ठीक है ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, ये उसका ज्यादा होगा जिस स्प्रिंग का मास ज्यादा हो, जिस स्प्रिंग के अराउंड लोड ज्यादा भरा हो, और जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो मैं कह दूंगा उसके लिए एनर्जी ऑफ स्टोर्ड इज मोर, क्योंकि स्प्रिंग में जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा इंक्लूड होगी उसके मोशन में, तो मैं कह दूंगा उसके अंदर ज्यादा वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। आई शुड नॉट सी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी रादर देन मैं कहूंगा फिजिक्स में एक बार सर से पूछना कि सर स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ने से उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ती है या घटती है। जहां तक मुझे ध्यान है वाइब्रेशनल एनर्जी को हम ऐसे भी लिखते हैं ½ kx², जहां पर आप x लिखते हो मीन पोजीशन से डिस्टेंस। सर SHM में पढ़ा है सर स्प्रिंग है तो और वहां पर k स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। कुछ ऐसा होता है वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पता नहीं
या वाइब्रेशनल सर काइनेटिक पोटेंशियल रीस्टोरिंग पोटेंशियल एनर्जी है Storing potential. एनर्जी ऑफ जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट, जो स्प्रिंग कांस्टेंट किसका ज्यादा होगा, जहां पर मास ज्यादा होगा। तो जब एक्स रखा सबसे छोटा मास, ड्यूटेरियम बड़ा मास, ट्रिटियम बड़ा मास, तो मैं कहूंगा वाइब्रेशनल एनर्जी ज्यादा स्टोर्ड हो गई जब स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ा। तो उससे रिलेशन है। हेलो सर। सर हाँ जी सर। हेलो सर। हाँ हाँ जैसे बोलो मतलब तो सही। हेलो हेलो सर, जो ये रिएक्शन लिखे है तो जो एंट्रोपी हम बोल सकते हैं कि मतलब डेल्टा एनजी पे फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे तीनों बिल्कुल रिएक्शन लिखे करता हैं। है, बिल्कुल करता है, पर हमेशा उसको देखना इसी तरीके से चाहिए जैसे सॉलिड से गैस बना। पहले हमेशा ये देखो, जब कोई गैस आ गया तब हम मोल्स पे जाके देख सकते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई ये कह दे 2 ओजोन गिव्स 3 O2, इस प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप अपनी शीट में देखना इजीली कर सकते हो, ऐसे मिलेंगे क्वेश्चन, खासकर एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में सेक्शन ए में। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में सेक्शन ए में। नाउ दिस यू हैव टू परफॉर्म एज योर होमवर्क। मतलब जो गैस फेज में रहेगा उसी को मतलब डेल्टा एनजी से कंपेयर बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम न्यूमेरिकल करते हैं। सर हाँ जी सर आपने वो CuSO4 FeSO4 वाला कैसे कंपेयर किया था, बता दीजिए फिर से प्लीज। जिसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, ये सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा, 8 मॉलिक्यूल। मान लो यहाँ पे मैं आयंस देखो, कॉपर 2 प्लस सल्फेट 2 आयंस और 5 मॉलिक्यूल, यहाँ 2 आयंस और 7 मॉलिक्यूल। जिसमें नंबर ऑफ आयंस और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का टोटल ज्यादा है उसके लिए एंट्रोपी ज्यादा है। सेकंड और थर्ड रिएक्शन में एंट्रोपी कैसे कंपेयर करेंगे, डेल्टा एंट्रोपी? सेकंड और थर्ड ये वाले में? यस सर। इसकी बात कर रहे हो? सेकंड। यस सर। जहां सॉलिड से गैस बन रहा था, यस सर। एंट्रोपी ज्यादा होगी, बढ़ गई सिस्टम की। सिस्टम पहले सॉलिड फॉर्म में था, अब गैस फॉर्म में है। सेकंड और थर्ड में किसकी ज्यादा होगी? गैस इसी की बात कर रहा है ना यार। सर वो सेकंड और थर्ड में कंपैरिजन कर रहा है। सर वो कंपैरिजन कर रहा है, वो सेकंड और थर्ड का, सेकंड और थर्ड का इन दोनों में ना, इन दोनों का कंपैरिजन। चेंज इन एंट्रोपी किसमें ज्यादा होगा? चेंज इन एंट्रोपी, है ना? हाँ यस सर। तो वो मैं सिंपल ऐसे बोलूंगा कि सपोज अगर कोई मुझे कह दे कि सॉलिड में तो एंट्रोपी था ही नहीं, यहाँ एंट्रोपी का इंक्रीमेंट ज्यादा हुआ क्योंकि यहाँ पर गैस फॉर्म बनी सॉलिड से। यहाँ तो पहले भी एंट्रोपी थी कुछ, क्योंकि सब्सटेंस गैस फॉर्म में था, अब भी वो गैस फॉर्म में। तो यहाँ एंट्रोपी चेंज एक्सपेक्टेड टू बी मोर है। अगर मुझे डेल्टा एस और डेल्टा एस डैश को कंपेयर करना हो तो बराबर नहीं हो सकता सर। ऐसा देखो, ये चीज एक गैस वर्क है, क्योंकि इसके लिए आपको और डाटा भी देने पड़ेंगे। अगर आपने कंपैरिजन करना है कि कहां एंट्रोपी चेंज की वैल्यू कंपेयर करनी है विदाउट डाटा, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल वे, पर वो कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। अब क्वेश्चन इसमें किस तरह के आएंगे, पहले क्वेश्चन अब देख लेते हैं। सो लेट्स से question is when 2 moles of ideal gas जिसका CPM given है 5/2R is heated from 300 Kelvin to 600 Kelvin at constant pressure, what is delta S for the gas? अब अगर कोई मुझे ये कह दे कि क्या हमने कभी कोई रिलेशन एंट्रोपी चेंज फाइंड करने के लिए गैस के लिए कोई लिखी जनरल इक्वेशन जो हर प्रोसेस के लिए वैलिड है?
Yes, sir. अगर आपको याद हो तो हमने लिखा था डेल्टा एस इज एन CVM ln T2 by T1 plus n R ln V2 by V1, राइट? यस सर। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कांस्टेंट प्रेशर पे गैस को टेम्परेचर बढ़ाया। तो अगर मुझे गैस के लिए ग्राफ प्लॉट करना हो, पीवी कर्व, कांस्टेंट प्रेशर पे मैंने गैस के लिए टेम्परेचर 300 केल्विन से 600 केल्विन कर दिया। तो मुझे पहले तो ये बताओ कांस्टेंट प्रेशर पे गैस कौन सा लॉ फॉलो करेगी? When process is at constant pressure, gas will Charles follow law. which law? Charles law. Okay, that is V proportional to T. अब ये बताओ 300 केल्विन से 600 केल्विन में अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो गैस एक्सपैंड हो रही है या कंप्रेस हो रही है? एक्सपेंशन। तो अब ये बताओ जब एक्सपेंशन हो रहा है वॉल्यूम बढ़ रहा है, और क्योंकि हीटिंग हो रही है टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो अब मुझे ये बताओ जब आपको T2 और T1 मालूम है पर आपको V2 V1 नहीं पता, और वो भी सेम ही होगा, सेम रेशियो, पर आपको ये तो कंफर्म है कि इसका रेशो सेम होगा। यस। क्यों? क्योंकि V प्रोपोर्शनल टू T है, तो T2 by T1 इज V2 by V1। तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा एस इज एन CVM ln T2 by T1 प्लस एन R ln T2 by T1। और क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, n ln T2 by T1 CVM plus R, and this CVM plus R is nothing but n CPM ln T2 by T1। बताओ यस और नो? CVM plus R is। अब मुझे एक बात बताओ, अपने जब मैंने इक्वेशंस आपको डेल्टा एस के 5 या 6 फॉर्मूलाज बताए थे, तो ये चेक करो कांस्टेंट प्रेशर यानी कि आइसोबारिक प्रोसेस पर डेल्टा एस निकालने का कोई फॉर्मूला दिखाया था जिसमें मेंशन किया था कि आइसोबारिक QP1 था। QP इज NCPGT लगा दो। बेसिकली ये इक्वेशन यही थी, इसलिए आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि हम ये लगाएं या ये लगाएं। गैस का क्वेश्चन है, बिंदास होके ये लगाओ, पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि एंट्रोपी का चेंज किस कारण से आ रहा है। एंट्रोपी का पॉजिटिव चेंज इस कारण से आ रहा है क्योंकि एक तो आप हीट कर रहे हो गैस, टेम्परेचर बढ़ रहा है, दूसरा गैस का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, और जब गैस को एक्सपैंड होने का मौका मिलेगा तो एंट्रोपी चेंज विल बी पॉजिटिव फॉर द सिस्टम। इज दिस पॉइंट क्लियर और नॉट? यस सर। तो अब आपको CPM पता है, मोल्स भी पता है, T2 T1 पता है, सॉल्व अपने आप करो। कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज व्हेन 2 मोल मोनोएटॉमिक गैस is heated from 200 degree to 300 degree reversibly and isochorically। अब प्रोसेस आइसोकोरिक दी है, क्या कांस्टेंट कर दिया? वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर ग्राफ P और V का ग्राफ देखूं तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कुछ ऐसा होगा, पर मुझे ये बताओ कांस्टेंट वॉल्यूम पे गैस लॉ कौन सा फॉलो करेगी? हर बार मैं क्वेश्चन में देखूंगा कि कौन सा लॉ फॉलो कर रही गैस। गैस इज फॉलोइंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम P प्रोपोर्शनल टू T। अब ये बताओ टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है
तो प्रेशर भी गैस का बढ़ रहा है। अब ये बताओ, अगर गैस का प्रेशर बढ़ रहा है तो गैस का प्रेशर, गैस की अपनी मर्जी होती है प्रेशर बढ़ाने की, या गैस की अपनी मर्जी प्रेशर घटाने की होती? घटाने की। प्रेशर घटाने की। ओके ठीक है। टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, प्रोसेस इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो पहले अपने नोट्स में देखो, आपने आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एफ निकालने का कोई मेथड लिखा था, फॉर्मूला? और अगर मैं इस इक्वेशन को यूज करूं, क्योंकि ये इक्वेशन सिर्फ आइडियल गैस के लिए, किसी भी प्रोसेस के लिए लगा सकता हूं, तो मैं बोल सकता हूं कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये नंबर टर्म खत्म। तो अगर एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आएगा तो वो तभी जब टेम्परेचर बढ़ रहा हो। और आपने टेम्परेचर 200 डिग्री से 300 डिग्री किया, टेम्परेचर बढ़ाया ना, लेकिन आपको मोनो एटॉमिक गैस है, तो क्या सीवीएम निकालना आता है? मोनो एटॉमिक गैस के लिए 3/2R सीवीएम 3/2R 5/2R, क्योंकि डाई एटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है। मोनोएटॉमिक दी। 5/2, अच्छा मोनो एटॉमिक है, सॉरी 3/2R। So you know number of moles, you know 3/2R, you know the value of T2 and T1, but don't forget temperature Kelvin में रखो। पर अब मुझे एक बात बताओ, इस उन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया प्रोसेस इज रिवर्सिबल, तो ऐसे केस में डेल्टा सी यूनिवर्स कितना होगा? डेल्टा सी यूनिवर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही हो सकता है। और आपको पता है इक्वालिटी कब आती है? जब रिवर्सिबल प्रोसेस। तो मैं कह दूंगा डेल्टा एस यूनिवर्स, क्योंकि 0 है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो डेल्टा एस सराउंडिंग कितना होगा? जितना डेल्टा सिस्टम से आएगा उसका नेगेटिव, जो डेल्टा सिस्टम से आएगा उसका नेगेटिव साइन। तो मैं कह दूंगा डेल्टा सराउंडिंग विल बी माइनस 3R ln T2/T1। यहाँ ln में कॉम्प्लेक्स वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू दी जाएगी क्वेश्चन में। ln जो होगा उसको 2.303 log टू द बेस 10 बना देना, log टू द बेस 10 बना के T2/T1, और log वैल्यू आपको गिवन होगी क्वेश्चन में। केल्विन में ना होगा सर? केल्विन में रख लो। तो गैस का क्वेश्चन आ जाए तो आपसे हो जाना चाहिए। यस कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज फॉर सराउंडिंग, ये मुझे सिखाना है आपको, भी इंपॉर्टेंट है। हाउ टू कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज फॉर सराउंडिंग व्हेन 1 मोल water liquid is formed under standard condition at 298 Kelvin and delta H R is minus 286 kilojoule per mole. This is question number B4, exercise 1, part 1. तो मैं आपके ग्रुप में अभी क्लास के बाद होमवर्क पोस्ट करूंगा और होमवर्क साथ के साथ चलाना। सबसे पहले तो मुझे यहां पर आपको सिखाना कि एंट्रोपी चेंज फॉर सराउंडिंग निकालते कैसे। बच्चों ध्यान से समझना, एंट्रोपी चेंज फॉर सराउंडिंग कभी भी निकालना हो तो हम पहले फॉर्मूला वही लगा रहे हैं, हीट का एक्सचेंज जो सराउंडिंग के लिए और रिवर्सिबली
डिवाइडेड बाय टी का इंटीग्रेशन। और कल मैंने आपसे एक बात बोली थी कि सिस्टम से सराउंडिंग, क्योंकि सराउंडिंग बहुत बड़े साइज की है, तो सिस्टम से सराउंडिंग में जब भी हीट जाएगी या सिस्टम सराउंडिंग से जब हीट गेन करेगा, सराउंडिंग के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आने वाला। सराउंडिंग के लिए टी इज नॉट गोइंग टू चेंज, क्योंकि सराउंडिंग इज ए वास्ट बिग रेजर्वायर ऑफ हीट। वो इतना बड़ा हीट का खजाना है जिसमें थोड़ी हीट डाल भी दी, थोड़ी हीट निकाल भी दी, सराउंडिंग के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए जब भी कभी सराउंडिंग के लिए एंट्रोपी चेंज निकालना है तो यहां पर ये टेम्परेचर इंटीग्रेशन से बाहर आएगा हमेशा। और dq का इंटीग्रेशन विल बी q रिवर्सिबल बाय t फॉर सराउंडिंग। दिस इज स्टैंडर्ड मेथड टू कैलकुलेट डेल्टा एस फॉर सराउंडिंग। अगर कोई पूछे कि आपने टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रखा, सराउंडिंग इज वास्ट इन साइज एज कंपेयर टू सिस्टम, so heat loss or gained by surrounding does not change its temperature. अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं किसी सब्सटेंस में से हीट निकाल रहा हूं और उसका टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा, तो क्या ड्यूरिंग दैट प्रोसेस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट, क्या आप उसका टेम्परेचर हर इंस्टेंट पे डिफाइन कर सकते हो अगर उसका टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा? यस है ना? और अगर आप हर इंस्टेंट पे सिस्टम या हर इंस्टेंट पे सराउंडिंग के लिए टेम्परेचर डिफाइन कर सकते हो, तो सराउंडिंग के लिए तो हर प्रोसेस रिवर्सिबल हो गया। यस सर। इसका मतलब सिस्टम के लिए कोई प्रोसेस रिवर्सिबल इरिवर्सिबल हो सकती है, पर सराउंडिंग के लिए जब भी वो हीट गेन करेगा, जब भी वो हीट लूज करेगा, उसके लिए एवरी टाइम वो हीट का एक्सचेंज रिवर्सिबल है। क्योंकि उस हीट के जाने से, मान लो मैं सराउंडिंग हूं, मैंने जब हीट दी या मैंने जब हीट गेन की, मेरे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया। यानी कि मेरा टी हर इंस्टेंट पे ड्यूरिंग द हीट लॉस, ड्यूरिंग द हीट गेन, एवरी इंस्टेंट यू कैन डिफाइन माय टेम्परेचर। तो मेरे लिए हीट का एक्सचेंज हमेशा रिवर्सिबल है। अब इसका बहुत बड़ा मीनिंग है, अब एक बड़ा डीप मीनिंग है, ध्यान से समझना। मान लो आप सिस्टम हो और आपने अपनी स्टेट बदली, यू आर अ सिस्टम and you are a system like open system or closed system. आपने हीट लूज की और मैं सराउंडिंग हूं, इट्स मी सराउंडिंग। आपने हीट लूज की, पर आपने हीट बहुत धीरे 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 लूज की, बहुत धीरे धीरे। और अगर आपने हीट बहुत धीरे 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 लूज किया, एज्यूमिंग यू आर लूजिंग द हीट एंड इट इज टेकिंग इनफाइनाइट टाइम, इसका मतलब आप भी किसी प्रोसेस रिवर्सिबली के थ्रू जा रहे हैं। यानी कि आप भी रिवर्सिबली हीट लूज कर रहे हो। और आपने कल पढ़ा था, आपने कल देखा था, रिवर्सिबली अगर हीट का ट्रांसफर सिस्टम करेगा, ये तभी पॉसिबल है जब सिस्टम का टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर का ये जो डिफरेंस है, ये टेंडिंग टू जीरो, तभी प्रोसेस रिवर्सिबल होगी। तभी सिस्टम जो हीट है वो बहुत स्लोली 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 ट्रांसफर करेगा। अगर आपने इस वक्त 5 जूल हीट लूज किए, तो सराउंडिंग के लिए Q रिवर्सिबल बाई T सराउंडिंग, ये नंबर 5/T है। क्योंकि जो सिस्टम ने 5 जूल हीट लूज की ना, वही 5 जूल सराउंडिंग ने गेन किया, पर सराउंडिंग ने वो 5 जूल गेन किए रिवर्सिबली, क्योंकि सराउंडिंग का टी कभी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आपने
इरिवर्सिबली 10 जूल हीट लूज की, ध्यान से समझना ये पॉइंट, और अगर कंफ्यूजन हुआ तो मेरे से पूछना जरूर है। अगर आपने 10 जूल हीट लूज की लेकिन इरिवर्सिबली की, सराउंडिंग ने अभी भी वो हीट जो गेन की है 10 जूल, इसके लिए वही 10 जूल का हीट एब्जॉर्प्शन रिवर्सिबल है, क्योंकि इस 10 जूल को गेन करने पे इसका टी अनडिफाइंड नहीं होगा, इसके टी में टेम्परेचर में कोई एकदम से हफड़ा दफड़ी कर चेंज नहीं आएगा, उसका टी अभी भी वही रहेगा। यानी कि जब उसने हीट एब्जॉर्ब करनी है तो भी बड़े सलीके से स्लोली एब्जॉर्ब करनी है, भले इसने झटके से दी, इसके लिए ये हीट का लॉस झटके से था, पर सराउंडिंग ने उसे बड़ी तमीज से लिया, क्योंकि सराउंडिंग का टी नहीं चेंज होगा। इसका मतलब अब अगर कोई मुझे कह देना डेल्टा सराउंडिंग कितना है, मैं बोलूंगा क्यू सराउंडिंग रिवर्सिबली बाय टी, विच इज बेसिकली 10/T, पर मैं इसको लिख ऐसे रहा हूं, -10 by T -10 by T और -Q सिस्टम इरिवर्सिबली by T। सिस्टम ने ये 10 जूल इरिवर्सिबली दिए, सिस्टम ने जो 10 जूल इरिवर्सिबली दिए लूज किए, वो सराउंडिंग ने रिवर्सिबली गेन किए। यानी कि अगर आप सिस्टम हो और मैं सराउंडिंग हूं, आपने मुझे ही झटके से 10 जूल दी, जो आपने 10 जूल मुझे झटके से दिए ना, मैंने बड़े स्लोली गेन किए ताकि मेरे टेम्परेचर में चेंजेस ना हो। यानी कि आपका द्वारा छोड़ा हुआ इरिवर्सिबल वाला हीट मेरे लिए वो रिवर्सिबली है, पर जब आप भी तमीज से हीट दोगे रिवर्सिबली, तब भी मैं उसे आराम से रिवर्सिबली दूंगा। यानी कि मैं डेल्टा एच सराउंडिंग के लिए जब फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं हमेशा यहां लिखूंगा -Q सिस्टम। अगर वो सिस्टम के लिए प्रोसेस रिवर्सिबल है तो उस केस में मैं लिखूंगा -Q सिस्टम रिवर्सिबल बाय T, अगर सिस्टम के लिए वो प्रोसेस रिवर्सिबल है। लेकिन अगर सिस्टम के लिए इरिवर्सिबल है तो सिस्टम के लिए भले वो इरिवर्सिबल है, पर सराउंडिंग के लिए वही अमाउंट रिवर्सिबल है। समझ में आई ये चीज? यस सर। सर एक बार और रिपीट सर एक बार रिपीट कर दीजिए। माइनस साइन कहाँ से आ गया? मैंने ऑन कर रखा। इसको लिखे कैसे? लिखना नहीं है, समझना है, रटना नहीं है। लिखे कैसे? सिस्टम ने सराउंडिंग को मान लो 5 जूल हीट दिए, रिवर्सिबली दिए। इसका मतलब क्या है? जब इनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस टेंडिंग टू 0 है, यानी कि सिस्टम ने 5 जूल का हीट बहुत धीरे 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 किया, तो सराउंडिंग के खाते में जो हीट आई है, वो हीट जो सराउंडिंग के खाते में आई वो 5 जूल आई, वो भी धीरे धीरे आई। सराउंडिंग हीट का एक्सचेंज धीरे से लेगा या झटके से लेगा, ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है। सराउंडिंग जब भी हीट लेगा या हीट कहीं भी छोड़ेगा, हीट लूज करे या गेन करे, सराउंडिंग में हमेशा हीट का एक्सचेंज रिवर्सिबली करना है। क्यों रिवर्सिबली करना है? क्योंकि सराउंडिंग के लिए टी में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर कोई अपनी हीट को झटके से दे तो उसके सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके टेम्परेचर में सडन चेंज आएंगे, और अगर सडन चेंज आएंगे तो आप हर इंस्टेंट पे सिस्टम का टी डिफाइन नहीं कर सकते, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे बता सकते। लेकिन अगर आपने हीट का लॉस या गेन इतना धीरे धीरे किया कि हर समय सिस्टम सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करता जाए, तो मैं कह दूंगा उस समय सिस्टम का हर इंस्टेंट पे टी डिफाइन किया जा सकता है, यानी कि प्रोसेस रिवर्सिबल है।
सराउंडिंग के लिए कंडीशन है कि सराउंडिंग की तो एक बहुत बड़ा रेजर्वायर है, उसमें तो जितनी मर्जी हीट डाल दो, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो ऐसे केस में जब भी कोई मुझे बोलेगा ना कि सराउंडिंग के खाते में कुछ हीट एंटर हुई है, तो मैं कहूंगा उसने हीट बहुत धीरे धीरे ली है। ताकि अगर मैं ऐसा समझाऊं ना, एक चीज ध्यान से देखना, मान लो यहां पे ना कुछ बच्चे बैठे, कुछ लोग बैठे हैं, एटम और मॉलिक्यूल्स है। आप ये चाहते हो जैसे इसके अंदर हीट एंटर हो, ये इंफॉर्मेशन की हीट अंदर आई है, इनको पता नहीं चलना चाहिए। जैसे सिस्टम के अंदर हीट आए और आप चाहते हो कि ये इंफॉर्मेशन की सिस्टम के अंदर हीट आई, ये आप चाहते हो कि इन मॉलिक्यूल्स को ना पता लगे। ऐसा कब हो सकता है? जब ये हीट झटके से आए या धीरे धीरे आए। धीरे 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 धीरे। ऐसा अगर क्यों सोच रहे हो? अगर झटके से आई तो सिस्टम के अंदर एक हलचल होगी, और हलचल होने का एहसास सबको पता लगेगा। उस वक्त मैं कहूंगा कि यहां सिस्टम के लिए अंदर जैसे वो हीट आई, उस हीट का कुछ हिस्सा मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी भी देगा, और हो सकता है इसका टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज हो जाए, इसका टेम्परेचर कम इंक्रीज हो जाए। सिस्टम के अंदर टेम्परेचर के दो डिफरेंट रीजन बन जाए, हाई टेम्परेचर वाला रीजन, लो टेम्परेचर वाला रीजन। जो यूजुअली ऐसा होता ही है, जिस हिस्से से हीट आएगी इधर का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है, बाद में टेम्परेचर इधर का बढ़ेगा। पर अगर मैं ये चाहूं कि ये हीट एंटर हो और इस हीट के एंट्रेंस की इंफॉर्मेशन जब इसे मिले, साथ के साथ वो इसे मिले, यानी कि सबको यूनिफॉर्मली पता लगे कि हीट सिस्टम एंटर हुई है, तो ये तभी पॉसिबल है जब हीट उस सिस्टम के अंदर धीरे धीरे ट्रांसफर हो। इसका मतलब जब सराउंडिंग को ये पता है कि सराउंडिंग चाहती है कि उसके हर हिस्से का टेम्परेचर हर इंस्टेंट पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, सिस्टम का टेम्परेचर, सराउंडिंग कहती है कि उसके टेम्परेचर का हमेशा वैल्यू डिस्टर्ब ना हो, टेम्परेचर डिफाइंड हो। ऐसा तभी होगा जब ये हीट सराउंडिंग में आए और टर्बुलेंस ना क्रिएट करे। द मोमेंट हीट ने टर्बुलेंस क्रिएट कर दी तो उस सराउंडिंग के लिए टेम्परेचर को मेंटेन करना या टेम्परेचर को हर इंस्टेंट पे डिफाइन करना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए सराउंडिंग ने जब भी हीट गेन करनी है तो वो धीरे धीरे करेगी, यानी कि रिवर्सिबली करेगी। अगर कोई प्रोसेस सिस्टम के लिए रिवर्सिबल है, सराउंडिंग के लिए तो वो तब भी रिवर्सिबल है। अगर कोई प्रोसेस सिस्टम के लिए इरिवर्सिबल है, सराउंडिंग के लिए वो तब भी रिवर्सिबल। तो यदि सिस्टम ने 5 जूल की हीट लूज की, रिवर्सिबली की, सराउंडिंग ने वही 5 जूल रिवर्सिबली गेन की, तो सराउंडिंग के लिए क्यू रिवर्सिबली कहलाएगा। और ये क्यू रिवर्सिबल सिस्टम के लिए तो माइनस क्यू रिवर्सिबल था। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो 5 नंबर है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, -(-5). यस सर। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं सिस्टम के लिए जो 5 जूल का लॉस हुआ वो सराउंडिंग के लिए 5 जूल का गेन हुआ। और अगर सिस्टम ने रिवर्सिबली हीट लूज की, सराउंडिंग ने तो हमेशा ही उस हीट को रिवर्सिबली गेन करना। आइसोथर्मल। अगर कोई ये कह दे प्रोसेस इरिवर्सिबल है, सिस्टम ने झटके से हीट लूज की, तो सिस्टम ने जो झटके से हीट 10 लूज की ना, तो सिस्टम के लिए ये जो हीट इरिवर्सिबली -10 है। पर सराउंडिंग के लिए यही -10 जो है वो +10 बन चुका है। पर सराउंडिंग ने ये 10 जूल कैसे रिसीव करने हैं, झटके से या प्यार से? रिवर्सिबल। रिवर्सिबली। तो क्यू सराउंडिंग बाय टी, अभी भी मैं बोलूंगा कि वो +10/T सराउंडिंग है। यस सर। यानी कि डेल्टा सराउंडिंग क्यू सराउंडिंग रिवर्सिबल का टैग तो हमेशा है, पर जब आप इसके लिए लिखते हो ना इट्स -Q सिस्टम, तो मुझे यहां पे आपको बताना पड़ेगा सिस्टम के लिए ये रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है।
यानी कि सिस्टम की नजरों में वो हीट का लॉस रिवर्सिबली भी होगा जब सिस्टम वाकई में प्रोसेस रिवर्सिबली करेगा, और यदि प्रोसेस सिस्टम के लिए इरिवर्सिबल है तो ये वाला नंबर इरिवर्सिबल वाला सिस्टम के लिए, सराउंडिंग के लिए ये नंबर रिवर्सिबल है। क्या ये चीज क्लियर हुई बच्चों आपको? यस सर। सर एक डाउट है सर। हाँ बोलो सर। मतलब सराउंडिंग के लिए हमने एंट्रोपी सिस्टम से निकाल रहे थे, मतलब जैसे निगेटिव हो जा रहा था नहीं, जैसे अगर सराउंडिंग का एंट्रोपी निकालना हो तो हम सिस्टम को पहले निकाल कर ही उसको निगेटिव कर दे रहे थे। हम पहले सिस्टम के लिए हीट देखेंगे, सिस्टम ने कितनी हीट लूज या गेन, लेकिन अगर सिस्टम ने वो हीट लूज या गेन रिवर्सिबली भी की हो या इरिवर्सिबली की हो, जैसे भी की हो, उसी हीट का साइन ऑपोजिट कर दो सराउंडिंग के लिए। यस सर। अगर डिवाइड बाय टेंपरेचर ऑफ सराउंडिंग कर दो। जैसे अगर सिस्टम इरिवर्सिबल प्रोसेस कर रहा है और सराउंडिंग के लिए तो हमेशा रिवर्सिबल हो रहा है, हाँ। तो अगर इंट्रोपी अगर सराउंडिंग को हम निकाल रहे हैं, इंट्रोपी अगर सराउंडिंग को निकाल रहे हैं तो वो सिस्टम के लिए भी निकल जाएगा उसका नेगेटिव साइन से। नहीं, क्योंकि अगर ये इरिवर्सिबली 10 जूल इसने लूज किए ना, ये 10 जूल सिस्टम की एंट्रोपी डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि सिस्टम के लिए ये 10 जूल इरिवर्सिबली हीट लूज हुई है, जबकि सिस्टम की एंट्रोपी निकालते वक्त ये फिक्स है Q रिवर्सिबल बाय T। बट सर सराउंडिंग के लिए तो ये हमेशा सराउंडिंग के लिए तो रहेगा, पर जब इसने 10 जूल, कल जो मैं आपको बार बार पढ़ा रहा था, चाय का कप जब ठंडा हो रहा था, जब मैंने रिवर्सिबली 5 जूल चाय को हीट लॉस करवाई थी, अगली बार मैंने से -x ले लिया था, पर मैंने कहा था कि चाय के कप के लिए वो -x/T नहीं है। यानी कि सिस्टम अगर A से B स्टेट में रिवर्सिबली जा रहा है और A से B इरिवर्सिबली जा रहा है, जिस भी स्टेट में वो इरिवर्सिबली जाएगा, काउंट हम रिवर्सिबल वाले मेथड से निकालते थे ना उसका डेल्टा। यस सर। तो इसलिए मैं इस 10 जूल की मदद से सिस्टम की एंट्रोपी नहीं डिफाइन कर सकता, क्योंकि ये 10 जूल सिस्टम ने झटके से दिए, पर सराउंडिंग ने वही 10 जूल प्यार से लिए हैं, रिवर्सिबली लिए हैं। इसलिए उस 10 जूल से मैं सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज फाइंड कर सकता हूं, पर उस 10 जूल से सिस्टम का एंट्रोपी चेंज नहीं निकाल सकता। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर लेकिन डेल्टा एस यूनिवर्स रिवर्सिबल के लिए 0 थोड़ी ना होता। अरे यार वो देखेंगे ना, अभी तो मैंने डेल्टा सराउंडिंग निकालना सिखाया। सर इसमें तो डेल्टा एस यूनिवर्स क्या होगा? सर इसमें तो डेल्टा एस सराउंडिंग सर पॉजिटिव आ रहा है सर, तो हमेशा सर ये एंट्रोपी, तो हमेशा सर इसका तो एंट्रोपी सर मतलब हाँ नहीं, एक मिनट पहले उसको पूरा बोलने दो, जो बीच में उसको रुकना नहीं चाहिए। यस सर, तो उसका सर ये डेल्टा सराउंडिंग तो हमेशा सर पॉजिटिव होगा, तो उसका सर एंट्रोपी तो ज्यादा हमेशा होगा सर हर टाइम। हाँ, क्योंकि यूनिवर्स के लिए ओवरऑल एंट्रोपी बढ़ानी है, तो ओवरऑल सराउंडिंग के लिए एंट्रोपी चेंज ज्यादा पॉजिटिव होगा एज कम्पेयर टू सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज लेस नेगेटिव होगा। यही कहना चाह रहे हो ना? यस सर, यस बिल्कुल सही समझे हो। तो अब इस क्वेश्चन को देख के मैं क्लास वाइंड अप करूंगा, ध्यान से सुनना। डिग्री यहाँ क्या लिखा है सर? 2 बार माइनस नहीं समझा सर। टेम्परेचर मिल जाए तो उससे हम लोग क्यू रिवर्सिबल निकाल सकते हैं, अगर इरिवर्सिबल भी है तो। दोबारा बोलना, क्या कह रहे हो? डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग और टेम्परेचर दे दिया है, तो उससे हम लोग अगर इरिवर्सिबल रिएक्शन भी है तो फिर मतलब रिवर्सिबल के लिए क्यों निकाल सकते हैं। छोड़ो, मैं इरिवर्सिबल वाला एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन कराऊंगा ना, अभी पता लग जाएगा, यही समस्या का आंसर मिलेगा। जैसे इस क्वेश्चन में उन्होंने आपको क्या पूछा है कि कोई प्रोसेस है जिस प्रोसेस में वाटर की फॉर्मेशन हो रही है, 1 मोल वाटर बनाया किसी तरीके से, किसी रिएक्टेंट से 1 मोल वाटर बनाया, ये कोई सिस्टम है, और उस सिस्टम ने एनर्जी लूज की। कितनी लूज की? 286 किलो। ये आर क्यों लिखा है एच के नीचे? आर का मतलब रिएक्शन, हीट लॉस्ट और गेन ड्यूरिंग ए रिएक्शन। अगर उस सिस्टम ने वाटर बनाते वक्त इतनी हीट लूज की है और उसने बोला सराउंडिंग का डेल्टा एस निकालो, तो मेरा रूल ये कहता है Q फॉर सराउंडिंग रिवर्सिबल बाय T सराउंडिंग होना चाहिए, और सराउंडिंग का टेम्परेचर दिया 298 केल्विन। अब मुझे ये बताओ
क्यू सराउंडिंग कितना लूं? ये तो सिस्टम ने हीट लूज की है, ये सिस्टम ने हीट लूज की है, 286 सराउंडिंग ने की 286 प्लस 286 यस पॉजिटिव किलो जूल को जूल बनाया मैंने। सर ये साइन नहीं समझा मेरे को सर। यार सिस्टम ने हीट लूज की है, हाँ सर, तो सराउंडिंग ने हीट गेन की है, पॉजिटिव, तो सराउंडिंग के लिए क्यू पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो हाँ सर, तो यहाँ प्लस 286 आ जाएगा। यानी कि जितना भी सिस्टम ने हीट लूज किया ना, वो सराउंडिंग ने गेन किया। सिस्टम ने जितनी गेन की वो सराउंडिंग ने लूज की, डिवाइडेड बाय टी फॉर द सराउंडिंग जो 298 केल्विन भी है। वन मोल का क्या यूज था? 1 मोल H2O लिक्विड का? वो तो एक डेफिनेशन दी हुई थी कि 1 मोल वाटर बन रहा है, वो तो ने एक डेफिनेशन दी है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, जो आप थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ने वाले। बट उससे उसने ये बस ये बोला कि 1 मोल वाटर बनाया किसी रिएक्टेंट से, उस प्रोसेस के दौरान सिस्टम ने इतनी हीट लूज की, और सिस्टम ने जो हीट लूज की है वो सराउंडिंग ने गेन की। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपकी शीट में दिया है B2 सेक्शन में। B2 क्वेश्चन है, बहुत सही क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। 1 मोल ऑफ, प्लीज अपने पीछे माइक कंट्रोल करवा लो यार, म्यूट करो। 1 मोल ऑफ आयरन लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट was vaporized in oven at 3500 Kelvin. If iron boils at 3133 Kelvin and enthalpy of vaporization is 349 kilojoule per mole. Find delta S for system, delta S surrounding, delta S universe. This is the question जो अभी एक स्टूडेंट मेरे से पूछ रहा था। इरिवर्सिबल प्रोसेस में तो डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव आएगा, तो एंट्रोपी फॉर सराउंडिंग अगर पॉजिटिव है तो ज्यादा पॉजिटिव होगा, एंट्रोपी फॉर सिस्टम अगर नेगेटिव है तो लेस नेगेटिव होगा। दिस इज परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दैट क्वेश्चन। तो क्लास खत्म होने के बाद मैं आपके ग्रुप में होमवर्क पोस्ट करूंगा, जो क्वेश्चन अब आप कर सकते हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में उन्होंने बॉइलिंग की बात की है? इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो, क्या आयरन बॉयल कर रहा है? यस सर। और बॉइलिंग कब होती है? जब बॉइलिंग की डेफिनेशन पढ़ी है, बॉइलिंग की डेफिनेशन, मेल्टिंग की डेफिनेशन। यस सर। यस सर। क्या ये बॉइलिंग आयरन के पहले का स्टेट, temperature and pressure is constant in the liquid is in equilibrium with the substance in the gas phase. Yes. At temperature equal to its boiling point and pressure is, let's say, 180. Is it a phase transition? यस सर। yes sir yes sir और अगर ये फेज ट्रांजिशन हो रही है तो टी कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। yes sir यस सर। तो मुझे बताओ, क्या आपने डेल्टा एस निकालने का कोई तरीका पढ़ा है फेज ट्रांजिशन में? यस सर। फेज ट्रांजिशन में डेल्टा एस कैसे निकालते हैं? डेल्टा एच बाई टी। और अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो सिस्टम के लिए डेल्टा एस, यानी कि हु इज माय सिस्टम? आयरन, जो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है। और उन्होंने आपको एक यहां पे हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो मैंने ये लाइन शायद नहीं लिखी, अवन इज सराउंडिंग। किसी अवन के अंदर
आयरन बॉयल कर रहा है लिक्विड से गैस में। अवन का टेम्परेचर 3500 केल्विन है, पर आयरन की जो बॉइलिंग हो रही है वो 3133 केल्विन पे हो रही है, क्योंकि उन्होंने बोला है आयरन बॉइल्स एट दिस केल्विन। और उन्होंने बोला कि अवन को सराउंडिंग मान लो और आयरन को सिस्टम मान लो। तो देखो यहां पे हाई टेम्परेचर अवन का है, आयरन बॉयल कर रहा है, तो हीट का ट्रांसफर किससे किसकी तरफ से होगा? सराउंडिंग से योर सराउंडिंग नाउ अवन, अवन से आयरन की तरफ। तो मैं ये कंफर्म हूं, अगर आप ये समझते हो कि डेल्टा एस फॉर अवन निकालें तो वो -Q/T अवन आएगा, लेकिन अगर मैं डेल्टा एस फॉर आयरन निकालूं तो वो +Q/T आयरन आएगा। मानते हो कि नहीं मानते? यस सर। क्यों मानते हो? मैंने ये साइन क्योंकि अवन ने लूज किया हीट। अवन हाई टेम्परेचर पे है तो अवन हीट लूज करेगा, लूज किया तो अवन के लिए एंट्रोपी चेंज नेगेटिव आएगी, नेगेटिव। और उन्होंने क्या बोला? अवन इज योर सराउंडिंग। अब मुझे ये बताओ, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसके लिए एंट्रोपी चेंज कम आएगा या ज्यादा आएगा? कम आएगा। और जिसका टेम्परेचर कम, उसका एंट्रोपी चेंज ज्यादा पॉजिटिव। तो अगर कोई ये कह दे कि इनका टोटल देखें एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, तो क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। तो मैं कह दूंगा कि प्रोसेस इज इररिवर्सिबल एंड स्पॉन्टेनियस। यू एग्री? जो हॉट होगा, हॉट बॉडी में जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, अगर उसने कुछ हीट लूज भी कर दी तो उसकी एंट्रोपी में गिरावट ज्यादा नहीं आने वाली। लेकिन अगर कोल्ड बॉडी हीट गेन करेगी तो कोल्ड होने के कारण उसमें एंट्रोपी चेंज ज्यादा पॉजिटिव आएगा। तो अब मैं कहूंगा कि जब आयरन लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो आयरन के लिए तो ये फेज ट्रांजिशन है, और फेज ट्रांजिशन में यहां कौन सा हीट यूज करते हैं? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अगर याद हो फेज ट्रांजिशन के टॉपिक में किया था। यस सर। तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन आपको गिवन है 349 किलो जूल पर मोल, यानी कि ये नंबर 349 किलो जूल को जूल बनाया, डिवाइडेड बाय मैं आयरन के लिए कौन सा टेम्परेचर चूज करूं? बॉइलिंग पॉइंट 313 या फिर 3500? 3133। पर बच्चों मुझे एक बात बताओ, 33 आयरन ने इतनी हीट क्या की है? एब्जॉर्ब या लूज? एब्जॉर्ब। माइनस के साइन। अगर ये हीट उसने एब्जॉर्ब की है आयरन ने, तो यही हीट सराउंडिंग ने लूज की है। यस सराउंडिंग ने लूज की ना। तो मैं कह दूंगा कि सराउंडिंग के लिए, यानी कि अवन के लिए, जो हीट का लॉस हुआ 349 किलो जूल डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ अवन, वो 3500 है। अब मुझे ये बताओ, जो आपने अभी सीखा, सराउंडिंग जब भी हीट लूज करेगा या गेन करेगा, वो रिवर्सिबली करेगा या इरिवर्सिबली करेगा? रिवर्सिबली। तो मैंने ये कह दिया कि ये जो एनर्जी का लॉस हुआ, ये रिवर्सिबली हुआ सराउंडिंग के लिए। सही? राइट? यस। सराउंडिंग ने इतनी हीट रिवर्सिबली दी है। अब ये बताओ, सिस्टम के टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो फाइनाइट है या सम सिग्निफिकेंट नंबर? मतलब क्या वो टेम्परेचर का डिफरेंस टेंडिंग टू 0 है? नहीं ना। तो सिस्टम ने जो हीट एब्जॉर्ब की होगी वो रिवर्सिबली की या इरिवर्सिबली की? इरिवर्सिबली की है। इसलिए अगर कोई मुझे ये कह दे ना कि इस प्रोसेस का जो डेल्टा एस यूनिवर्स निकालो, डेल्टा एस यूनिवर्स, तो वो क्या होगा? 349 इंटू 10³ बाय 3133 माइनस 349 इंटू 10³ बाय 3500। अब मुझे बताओ कि ये डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है सर। 11.4 डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव आने का मतलब क्या है? प्रोसेस इज irreversible and process is spontaneous because
hot body oven is heating the cold body, and when the heat moves from hot to cold body it happens spontaneously. तो मैं कहूंगा ठंडी बॉडी ने जितनी हीट गेन की उससे उसकी एंट्रोपी चेंज ज्यादा पॉजिटिव आएगी, लेकिन अवन ने क्योंकि हाई टेम्परेचर पे था, अगर हीट लूज भी की तो उसके लिए ये एंट्रोपी चेंज लेस नेगेटिव आएगी, इसलिए ओवरऑल यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ जाएगी. सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड अप द सेशन. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को थोड़ा, अब हम नेक्स्ट क्लास में थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और कुछ न्यूमेरिकल मुझे और करवाने इस टॉपिक पे. तो मेरा प्लान अभी है कि नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और उससे नेक्स्ट क्लास में हम गिब्स एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे. तो हमारा थर्मोडायनामिक्स पार्ट 2 खत्म हो जाएगा. सर न्यूमेरिकल का वीडियो कब अपलोड कीजिएगा? वीडियो क्या आएगा सिलेबस में? सिलेबस में वहां तक आएगा जहां तक थर्मोडायनामिक्स पार्ट 2 कंप्लीट. सर केमिकल बॉन्डिंग टू तक आएगा, वो मुझे पता लगेगा, वो शायद पार्ट 1 आएगा या मैक्सिमम पार्ट 2. तो पीओसी कम क्यों आ रहा है? आएगा सर वो इतना कम क्यों आ रहा है? क्योंकि वो बाकी सारे बैचेज में पीछे है, बाकी सारे बैचेज में बहुत पीछे चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग. ऑर्गेनिक का पार्ट भी आएगा. किसका? ऑर्गेनिक कौन पढ़ाएगा? आइडिया मेरे को फिजिकल इनऑर्गेनिक का आइडिया. केमिकल बॉन्डिंग अब नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा. केमिकल बॉन्डिंग हमारा, अगर हमारा फ्राइडे तक थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 2 कंप्लीट हो गया तो हम सैटरडे को ही केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 5 खत्म कर देंगे. नहीं हुआ तो फिर मंडे को खत्म हो जाएगा. और कोई को-होस्ट सर केमिकल बॉन्डिंग के आफ्टर. ओके बाय सर. हां केमिकल बॉन्डिंग के बाद सर कौन सा चैप्टर? एस ब्लॉक. बिल्कुल.